जो सबसे फेमस टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वही सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बिग डेटा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पार्क। स्पार्क से पहले हडूप पढ़ लेंगे, हडूप स्पार्क। उसके बाद जो टॉपिक होगा हमारे पास स्कूप का होगा, हाइव का होगा, स्पार्क के साथ हमें स्काला भी पढ़ना पड़ेगा, स्काला और पाइथन। हम दोनों से एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे, पाइथन और स्काला का। ये जो सारा कोड लिखा हुआ होगा, वो जो हम इस सेशन में आप लोगों को रन करा के दिखाएंगे, जो कोड, वो सब कोड एक कॉमन रिपोजिटरी में हम लोग डालेंगे। और कॉमन रिपोजिटरी कहाँ पे बनाएंगे? उस रिपोजिटरी को हम लोग बोलेंगे गिट पे। गिट पे हमारा सारा का सारा कोड पड़ा हुआ होगा, ठीक है। हाइव और स्कूप ये सब सिक्वल स्टेटमेंट्स हैं, डेटाबेस से रिलेटेड है। इनफैक्ट वो डेटाबेस नहीं है, डेटा वेयर हाउस है हाइव। तो ये हाइव देखेंगे हम लोग, स्कूप देखेंगे। उसके बाद क्लाउड टेक्नोलॉजी भी देखेंगे। क्लाउड में क्या क्या देखेंगे? क्लाउड में AWS देखेंगे, मेनली हम लोग AWS देखेंगे या Azure देखेंगे। AWS अमेजॉन का है, Azure माइक्रोसॉफ्ट का है, और एक और है GCP। GCP किसका है? गूगल का है। तो ये सारी क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी मार्केट में है, और इस पे काफ़ी जॉब ओपनिंग्स हैं। अगर आप लोग चाहें तो naukri.com खोल के और बिग डेटा डेवलपर डाल के कीवर्ड और सर्च मार के देखना कितने सारे जॉब्स हैं और क्या पैकेज है ना। काफ़ी फेमस टेक्नोलॉजी है, तो अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे चल रही है सर। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो हडूप है, हडूप हमें पता है ये सबका पेरेंट है, सुपर पेरेंट यही है ना। हडूप यही बिग डेटा का मेन और बेस है, समझो। इसके ऊपर ही सारी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है या बनी हुई है, इनको मॉडिफाई करके। उसके बाद स्पार्क है, हडूप से बेटर हुआ स्पार्क, उसके साथ स्काला और पाइथन लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। स्पार्क एक फ्रेमवर्क है, इसमें किसी लैंग्वेज के सहारे ही हम लोग कोडिंग करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन जितना मैनेजमेंट होगा वो सारा का सारा स्पार्क प्रोवाइड कराएगा। हमारा जो प्रोसेसिंग का तरीका है वो सारा का सारा स्पार्क की टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा उसमें। स्पार्क का अपना एक एल्गोरिदम है जिसके हिसाब से वो प्रोसेस करता है डेटा को। लेकिन वो लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्पार्क में? स्काला और पाइथन। जिसमें भी आप हेमंत जी, आप किस में कंफर्टेबल रहेंगे, स्काला और पाइथन किस में? हाँ ठीक है, दोनों में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और तुम्हारा क्या सोचना है आशीष? कोई भी चलेगा। हाँ ठीक है, पाइथन पे भी चलेंगे। और हाँ बोलो। अभी तो नया है ना, मतलब हाँ, तो पाइथन और स्काला दोनों पे भी लेके चलेंगे। पाइथन कंपैरेटिवली इजियर लैंग्वेज है ना, तो ठीक है। और पाइथन ठीक है। और ये गिट रिपोजिटरी भी आज सर्च मार के गूगल पे देख लेना। इसमें जो भी तुम्हारे फाइल्स होंगे वो तुम अपलोड कर सकते हो यहाँ पे गिट पे। जो भी तुम्हारा कोड का फाइल होगा, कोड का जो प्रोग्राम बनेगा, जो कोड होगा, वो तुम गिट पे डालोगे रिपोजिटरी बना के, वो मैं बताऊंगा किसी क्लास में। तो उसमें क्या होगा ना कि जब भी तुम्हें कहीं से भी देखने का या फिर उसको रेफ़र करने का हुआ तो तुम जस्ट उसमें लॉगिन करोगे गिट में, और अपना कोड जो भी है वो तुम देख सकते हो। और इनफैक्ट कि कॉर्पोरेट में आज भी अगर हम लोग कहीं कोडिंग करते हैं तो उनका इन प्रोमाइसेस और प्राइवेट गिट रिपोजिटरी होता है हम लोगों की कंपनी का, तो सारा कोड, सारे डेवलपर्स सारा कोड वहीं पे पुश करते हैं, है ना।
और फिर गिट के थ्रू ही सारे डेवलपर्स एक दूसरे का कोड देखते हैं कि हाँ उसने कहाँ तक कोडिंग की है, कौन कौन सा मॉड्यूल डेवलप हो गया है। अगर डिप्लॉयमेंट करनी है प्रोडक्शन सर्वर पे तो गिट से ही कोड उठा के हम लोग डालते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी है कि प्राइवेट गिट, कंपनी का अपना गिट का ब्रांच होता है, वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन गिट अपने आप में पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, तुम पब्लिक रिपोजिटरी वहाँ बना लेना, गिट का वो है। स्कूप का यूज ये है कि तुमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि हमारे पास पहले के ज़माने में, पहले क्या अभी भी डेटाबेस, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं। जैसे मान लो ओरेकल का पड़ा हुआ है, फिर माईसीक्वल पड़ा हुआ है। ये बिग डेटा टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे पहले भी तो डेटा कहीं ना कहीं हम स्टोर करके रखते थे। अभी भी तो डेटा कहीं ना कहीं बिग डेटा में अगर नहीं रखते तो कहाँ डेटा स्टोर करके रखते हैं। वो सब डेटा कहाँ पे जनरली स्टोर होता है, ओरेकल में स्टोर होगा या माईसीक्वल में या पोस्टग्रेस में। इस तरह के डेटाबेस सिस्टम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RDBMS। तो ये हमारा तरीका था डेटा को रखने का। लेकिन अब नया तरीका आ गया है, अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, हडूप। और हडूप का क्या फाइल सिस्टम है, SDFS। कल हमने देखा था। तो अब हम ये कह रहे हैं तुमको कि जो भी स्पार्क या स्काला जो भी करना चाहते हो तुम, उसमें काम करने से पहले अपना जो तुम्हारा डेटा है, ये जो डेटा तुम्हारा पड़ा हुआ है, ये किस में तुम्हें लेके आना पड़ेगा, SDFS में लेके डालना पड़ेगा तुमको। तो SDFS में कैसे डालोगे, इसके लिए भी एक नया टूल है जिसका क्या नाम है, स्कूप। ठीक है, अभी हम उस टूल्स से इंट्रोडक्शन तुम्हारा करवा रहे हैं कि किसका क्या यूज है। एक बार अगर डेटा तुम्हारा यहाँ का जो D है, वो D अगर यहाँ पे आ गया तो तुम उस पे स्पार्क, स्काला, हाइव, AWS में जो करना है करो, लेकिन एक बार पहले SDFS में डेटा लेके आ जाओ। और SDFS में डेटा लाने के लिए कौन हेल्पफुल होगा हमारे लिए, ये हमारा स्कूप। यही वो टूल है जिसके थ्रू हम स्कूप, समझ रहे हो बात आशीष? स्कूप, अभी स्कूप भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है इंट्रोडक्शन तुम्हारा। गिट किसके लिए काम आएगा, रिपोजिटरी बनाने के लिए, कोड को एक जगह रखने के लिए। और ये क्लाउड का की क्यों जरूरत पड़ी है हमारे पास, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें कहाँ लिखना है, कहाँ पे रन कराना है, क्लस्टर पे, क्लाउड पे। हम क्लस्टर चाहे तो अपने लैपटॉप में भी बना सकते हैं, लेकिन वो सिंगल नोड ही क्लस्टर बनेगा। लेकिन क्लाउड पे तुम जाओगे तो मल्टी नोड क्लस्टर बना सकते हो, एक रियल इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो, है ना। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलो स्पार्क से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। स्पार्क के बारे में कहा जाता है कि ये इन मेमोरी प्रोसेसिंग इंजन है। देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम बताओ 2 + 2 कितना होता है, तो तुम कितना बताओगे? 4। मैं बोलूं 2 + 2 + 3 कितना होता है? 7 + 9 16 + 14 30। तो मैं अगर उसको बढ़ाता जाऊं तो एक लिमिट होगी तुम्हारी उसको कैलकुलेट करने की, होगी कि नहीं?
उससे है ना। मैं मान लो कि 4-5 बार तुमको 4-5 बार नंबर देता जाऊं और नंबर देता जाऊं, तो तुम हो सकता है कि कुछ हद तक, कुछ एक लिमिट तक ही जाके तुम एडिशन करके मुझे बता पाओ। बाद में उसके बाद तुम कहोगे सर कैलकुलेटर चाहिए मुझे, है ना। कैलकुलेटर, तुम फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने लगोगे। मैं और नंबर्स बढ़ाता जाऊं, तो बाद में ये कहोगे कि कैलकुलेटर भी अब फेल हो रहा है, अब मुझे एक लैपटॉप दे दो और तब आप बोलिए नंबर, है ना। और फिर तुम एक्सेल शीट में लिखते जाओगे और एक बार ड्रैग करोगे और कट से मुझे एडिशन सबका टोटल सम बता दोगे। तो मेरा यहाँ पे एग्जांपल देने का ये मतलब है कि जैसे मैंने कहा तुमको 2 + 2 कितना होता है, तो तुमने कैलकुलेट करके मुझे बताया 4। ये कहाँ पे कैलकुलेट किया? इन मेमोरी में ही कैलकुलेट किया ना तुमने। यस सर। जो प्रोसेसिंग हुई तुम्हारी वो मेमोरी में ही प्रोसेसिंग होगी, तो ये फास्ट हो गया। ये बहुत ही तुमने फास्ट करके बता दिया। 2 + 2 तो 4, 2 + 2 तो 6। तुमने इन मेमोरी कैलकुलेशन करके और मुझे उसी समय बता दिया। तो ये इन मेमोरी जब भी कैलकुलेशन होगा वो फास्ट होगा। लेकिन अगर तुम कंप्यूटर ढूंढने लग जाओ, यहाँ लिख के, अगर कॉपी कलम मैं तुमको दे दूँ, कॉपी और पेन, और उसमें तुम लिख के और फिर एडिशन करोगे, तो उसमें तो टाइम जाएगा ज़्यादा। आशीष, तो ये बताओ तुम कि कॉपी पे जो लिख के तुम कैलकुलेशन करोगे वो ज़्यादा फास्टर होगा या फिर जो इन मेमोरी जो कैलकुलेशन होगा वो फास्टर होगा? कौन सा फास्टर होगा? इन मेमोरी। तो इसीलिए स्पार्क जो है वो इन मेमोरी कैलकुलेशन करता है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग इंजन है वो, है ना। इन मेमोरी, इसीलिए इसको कहते हैं इन मेमोरी प्रोसेसिंग इंजन। इंजन या फ्रेमवर्क जो बोलना है बोलो, हाँ, इन मेमोरी प्रोसेसिंग इंजन है। अब स्पार्क ये तो है। दूसरी बात है कि स्पार्क और भी कई टूल्स को मिला के कॉमन प्लेटफॉर्म दे देता है। तुम्हें अगर मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लिखना है तो तुम स्पार्क में लिख सकते हो। तुम्हें बिग डेटा पे कैलकुलेशन करना है, कुछ बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, तो तुम स्पार्क पे कर सकते हो। तुम्हें जो भी करना है, स्पार्क अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। तो इस अलग अलग टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती अगर स्पार्क को हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे काम, अगर मशीन लर्निंग है तुम्हारा, अगर तुम स्ट्रीमिंग डेटा, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हो, या तुम्हारे पास ऑलरेडी इन प्रोमाइसेस जो डेटा ऑलरेडी स्टोर डेटा है वो प्रोसेस करना चाहते हो, जिस तरह का भी डेटा है वो सब तुम प्रोसेस करना चाहते हो, इसमें कर सकते हो। मैं अगर बोलूँ कि ये एक्सेल शीट लो, ये CSV फाइल लो और इसको प्रोसेस करके बताओ कि टोटल नंबर्स इसमें कितने हैं, तो तुम उसको डेटा को पहले क्या करोगे? SDFS में डालोगे और स्पार्क में उसको कैलकुलेट करके मुझे बता दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ट्विटर का डेटा एट प्रेजेंट इंडिया एट गलवान, है ना, या इंडियन आर्मी में कितने ट्वीट्स आए हैं, तुम कैलकुलेट करके बताओ। तुम कैसे बताओगे? वो तो रियल टाइम डेटा हो गया, वो तो हर सेकंड चेंज हो रहा है। अभी तुम बोलोगे कि 1000 अभी ट्वीट आए हैं, 1 सेकंड के बाद उसमें अगर और ट्वीट बढ़ गए ट्विटर पे, तो वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो वो क्या है? वो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग है, वो भी तुम्हारा स्पार्क सपोर्ट करता है ना। इसके बाद अगर तुम्हें मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम, अभी तुमने देखा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक नया एप्लीकेशन आया है, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, और उसमें है क्या कि बस तुम टेक्स्ट लिखो, है ना, टेक्स्ट लिखो और वो इमेज बना के तुम्हें दे देगा। जैसे तुमने लिखा कि रांची स्मार्ट सिटी, है ना, तो कुछ, या फिर अ मैन ऑन हॉर्स या सुपरमैन ऑन हॉर्स, तो कुछ भी, जो भी लिखना चाहो, जो भी तुम्हारे मन में है वो लिखोगे और उसका पिक्चर बन के तैयार हो जाएगा।
तो वो सब मशीन लर्निंग से ही है। एक नया एप्लीकेशन आया है अभी आज या कल नहीं, कुछ दिन हुए, पहले आईफोन पे था, अभी एंड्रॉयड पे भी लॉन्च हुआ है, जिसमें कि बड़ा अच्छा नाम है, मैं भूल रहा हूँ। उसमें तुम कैसा भी सेल्फी लो डार्क में, इसमें उसमें जैसा मतलब कितने गंदे से गंदा भी सेल्फी हो अगर, या फिर कोई भी पिक हो, तुम उसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो और बहुत मतलब अट्रैक्टिव बना देता है वो तुम्हारा सेल्फी भी। तो इस तरह के कहने का मतलब ये है कि उसमें कौन सा एल्गोरिदम लगा हुआ है, एआई और एमएल के एल्गोरिदम लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं। और वो एल्गोरिदम्स भी रन कराने के लिए तुम्हें किसी और टूल की जरूरत नहीं है, तुम स्पार्क में ही कर सकते हो। स्पार्क भी सपोर्ट करता है मशीन लर्निंग को। मेरा मतलब कहने का ये है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है ये हमारा, है ना। अच्छा, दूसरी अब एक और पॉइंट है इसमें तुम सीक्वल लाइक स्टेटमेंट लिख सकते हो। मान लो कि मैं अब प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का हूँ, तुम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के हो, या फिर हेमंत हैं वो भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सीक्वल स्टेटमेंट्स लिखे हैं, डेटाबेस में बहुत काम किया है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसमें डेटा से ही हम लोग खेल रहे हैं। तो डेटाबेस वाले भी अगर इसमें आना चाहते हैं और उनको प्रोग्रामिंग स्किल उनका कमज़ोर है, या उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, 6 साल 4 साल केवल सीक्वल स्टेटमेंट्स लिखा है, तो क्या वो लोग इसमें आ सकते हैं या नहीं? वो लोग कुछ इसमें काम कर सकते हैं या नहीं? तो वो लोग भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ तुम प्रोग्राम में ही लिखो, इसमें स्पार्क में तुम इस सीक्वल लाइक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, यानी ये एसक्यूएल भी सपोर्ट करता है। इसमें तुम डेटा पर बिजनेस लॉजिक 2 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक तो प्रोग्रामिंग के थ्रू, जैसे मर्जी वैसे उसको हैंडल करो, अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग काफ़ी स्ट्रांग है तो। अगर तुम डेटाबेस बैकग्राउंड के हो तो तुम सीक्वल में लिखो, स्पार्क उसको भी सपोर्ट करेगा। सिंपल सीक्वल स्टेटमेंट्स लिखो, उसके लिए वो डेटा फ्रेम, डेटा सेट आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ देता है। और तुम सीक्वल लाइक स्टेटमेंट लिखो और अपने डेटा पे जो भी बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना है उसको सीक्वल में एक्सप्रेस करो और उस पर लिखो, वो भी तुम कर सकते हो। तो ये सारे उसके पॉइंट्स हैं और ये काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि ये इन मेमोरी प्रोसेसिंग इंजन है, इसलिए फास्ट होता है। और बाकी तो चीज़ें सेम है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग आपको देता ही है। पैरेलल प्रोसेसिंग देगा तभी तो वो यहाँ पे है, तभी तो बिग डेटा हैंडल करेगा। क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुमने देखा था लास्ट क्लास में कि हमारे पास जो क्लस्टर है वो तो कई नोड्स पे बना हुआ है, कई नोड को मिलने से बना है हमारा क्लस्टर। इसमें कितने नोड हैं आशीष? 6 नोड है। तो ये सारे नोड्स मिलके इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लस्टर। ये क्लस्टर मतलब मुहल्ला। ये अगर इसका वर्ड मीनिंग भी देखो तो क्या होता है? क्लस्टर मतलब जहाँ कुछ घर हों, कुछ लोग हों, एक एरिया हो, है ना, उसी को क्लस्टर कहते हैं। तो ये बस इतनी समझो, ये सब क्या है? एक घर है ना। ये शुक्ला कॉलोनी क्या है? क्लस्टर बन गया, है ना। तो बस, और इसमें मेरा घर, तुम्हारा घर, हेमंत का घर, ऐसे ये अलग क्लस्टर में रहते हैं, ये RMCH की तरफ रहते हैं, है ना। तो ये अलग क्लस्टर वाले हैं, लेकिन हम तुम तो एक ही क्लस्टर में रहते हैं, तो हाँ ना। तो ये क्लस्टर वही है और कुछ नहीं है। बस यही है कि बिल्कुल जैसे डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे होता है, हर कोई अपना काम कर सकता है, जो मर्जी वो कर सकता है, हाँ, संविधान के हिसाब से। तो वैसे ही ये क्लस्टर पे जो नोड्स हैं वो लोग भी अपना अपना काम खुद ही करते हैं। और जो इनको काम दिया जाता है, जो काम इनको दिया जाए, यहाँ पे जो भी डेटा इनको दिया जाएगा
ये तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी डेटा होगा पहले वो क्या होगा, मैप होगा। मैप होने के लिए क्या होगा, वो टूटेगा, कई ब्लॉक में टूटेगा। यानी कि मान लो ये डेटा है तो पहले ये ब्लॉक 1 बनेगा, ब्लॉक 2 बनेगा, और ब्लॉक 3 बनेगा, और ब्लॉक 4 बनेगा। ब्लॉक 1 इस पे जाएगा, किस पे जाएगा आई डोंट नो, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो किसका काम है, मान लो ये ड्राइवर नोड है, ये सबसे बॉस है सबका, ये सबका बॉस है मान लो, ये ड्राइवर नोड है हमारा। तो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे B1 आ गया, यहाँ पे B2 आया, यहाँ पे B3 आया, यहाँ पे B4 आया, बस इतने में ही बन गया। तो ये इसका कंसेप्ट है, ये ड्राइवर नोड है। ये ड्राइवर नोड है, ड्राइवर नोड ये B1 B2 B3 सबको उसने दे दिया। सारे नोड्स, सब उस क्लस्टर में जितने नोड्स हैं उन लोगों को वो डेटा मिल गया और सब अपना अपना उस पर काम करेंगे। यानी कि अगर डेटा को तुम हाथी समझो, एक बड़ा सा एलिफेंट समझो, तो एलिफेंट का एक पार्ट यानी पूंछ इसको मिल गया, उसका जो पेट का पार्ट है वो इसको मिल गया, और पीछे वाले पैर का पार्ट ये इसको मिल गया। हर किसी को अलग अलग पार्ट मिला, हाथी पूरा का पूरा नहीं मिला। लेकिन जब हम यूजर को सबमिट करेंगे तो वो पूरा एक कंबाइंड कैलकुलेशन उसको देना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने तुमसे पूछा था 2 + 2 + 2 + 2, मान लो 4 टाइम्स मैंने 2 बोला तुमको, तो उस पर क्या हुआ, 2 + 2 कोई एक नोट करेगा, फिर 2 + 2 कोई दूसरा नोट करेगा, वो 4 लेके रिजल्ट आएगा, दूसरा नोट 4 कैलकुलेट करके रिजल्ट लाएगा, और फिर दोनों नोड का जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पे कैलकुलेट होगा, यस ड्राइवर नोड पे ये कैलकुलेट होगा फाइनल रिजल्ट। और यही रिजल्ट ड्राइवर ही यूजर को सर्व करेगा और यूजर से डेटा लेगा। ये नोड्स डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये तो बात हो गई एक इसके आर्किटेक्चर की। दूसरी बात ये है कि जो भी आपका डेटा है B1 या B2 जो भी डेटा है आपका, वो कितने फैक्टर से रिप्लिकेट करेगा, डिफॉल्ट 3 फैक्टर से। यानी कि B1 का जो डेटा है तुम्हारा, तुम ऐसे समझो ये जो B1 डेटा है, ये है डेटा मान लो, ये है डेटा B1। अब देखो क्या होगा, ये डेटा तुम्हारा B2 हुआ, ये B3, B1 क्या होगा, B1 यहाँ पे आया, ये 3 फैक्टर से रिप्लिकेट होगा,
यानी कि B1 इस नोड पे भी रहेगा, ये B1 यहाँ पे भी आएगा, ये B1 यहाँ पे भी आएगा, ये B1 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ये B1 जो डेटा था तुम्हारा, ये कहाँ कहाँ पे गया? थ्री फैक्टर से रिप्लिकेट हुआ। यानी कि अगर B1 डेटा तुम्हारा यहाँ से एनी हाउ इन एनी सर्कमस्टांसेज अगर लॉस हो जाता है तो वो बाकी दो जगहों पे ऑलरेडी और भी स्टोर्ड है, वहाँ से तुम रिट्राइव कर सकते हो, ड्राइवर नोड रिट्राइव करके तुम्हें देगा। यानी एनी हाउ तुम्हारा डेटा लॉस नहीं होगा। मान लो ये नोड तुम्हारा खराब हो गया, करप्ट हो गया, साइबर अटैक हो गया इस पे, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गेट द सेम डेटा फ्रॉम अदर नोड्स and that driver has all the address, all the information about those nodes, and that address and that information is called metadata। सबका metadata driver node के पास है। ठीक है, अब ये तुम्हारा B2 पिंक वाला जो डेटा है ये भी 3 फैक्टर से रिप्लिकेट होगा। उसके बाद ब्लैक वाला डेटा, तीन फैक्टर से हो गया। अब ये ग्रीन वाला डेटा, ये डिफॉल्ट जो इसका रिप्लिकेशन फैक्टर है वो कितना है? 3। तुम चाहो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा डेटा बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही सेंसिटिव है, तो तुम उसको रिप्लिकेट नंबर ऑफ रिप्लिकेशन उसका बढ़ा सकते हो। रिप्लिकेशन फैक्टर तुम चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो ये है रिप्लिकेशन फैक्टर। तो जब भी तुम्हारा ये डेटा स्टोर होगा स्पार्क इकोसिस्टम में नोड्स पे, तो क्या होगा? रिप्लिकेट होके पहले तो तुम्हारे डेटा को ब्लॉक में बांटा जाएगा, और ब्लॉक जब उस डेटा का बनने के बाद वो एक एक ब्लॉक 3 जगहों पे फैक्टर 3 से रिप्लिकेट होगा और अलग अलग नोड पे रहेगा। ठीक है, तो ये है। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे कि आगे इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे कि अगर इतने जीबी का डेटा है तो हमारा कितना नोड बनेगा, किस साइज का ब्लॉक बनेगा, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।